नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के बीच आई हूं वो है चंद्र ग्रहण को लेकर, क्योंकि 28 तारीख को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसका खेती किसानी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, किन किन बातों का किसानों को ध्यान रखने की जरूरत है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इस सेशन में डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है किसान तक पर। नमस्कार संध्या जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही कि इस बार 28 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन कितने बजे से ये शुरू होगा, कब तक इसका असर रहेगा? सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। हाँ, ये 28 तारीख को 28 अक्टूबर 2023 को दिन शनिवार है। उस दिन रात्रि में 1:05 पर प्रारंभ होगा। इसका मध्य 1:44 पर होगा और इसका मोक्ष 2:24 पर होगा, अर्थात 2:24 पर ये पूरा हो जाएगा। तो ये शनिवार के दिन है। जी डॉक्टर वाजपेयी साहब, मेरा जो अगला सवाल है वो खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हम खबरें भी कवर करते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई, तो ऐसे में किसानों के लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि चंद्र ग्रहण में खेती पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि खेती किसानी पर इस बार चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ सकता है। देखिए संध्या जी, जब जब चंद्र ग्रहण या कोई भी प्राकृतिक घटना घटती है तो प्रकृति और जीवन उससे प्रभावित होता ही है, या निश्चित है। अब जब बात प्रकृति की आती है तो प्रकृति में जितनी चराचर प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती है और जो फसलें हैं उनका प्रभावित होना स्वाभाविक है इस समय। तो ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये वायुमंडल को बहुत अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि ये वायु के प्रभाव से ही घटित होने वाला चंद्र ग्रहण है। तो इसलिए इस समय में जो भी फसलें बोई जा रही होंगी तो उन फसलों में जो खेत है उसकी नमी बहुत जल्दी खत्म होगी। ये वायु प्रभाव से ग्रहण होने के कारण इस समय जो भी फसलें बोई जाएंगी, संभव है यदि थोड़ा भी लेट की गई तो उसमें खेत में पहले पानी देना पड़ेगा, पलेवा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो फसलें तैयार होंगी उनमें कम से कम एक बार पानी अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव अगले 45 दिनों तक रहेगा। तो अगर कोई फसल 3 बार पानी लगाने से और तैयार हो जाती तो इस बार 4 बार पानी देना पड़ेगा उस फसल को। दूसरा, यदि इस समय किसान थोड़ा जल्दी करके फसलों की बुवाई कर लेते हैं तो खेत की पलेवा करने से बच जाएंगे, अन्यथा उन्हें खेत में पहले भी एक पानी देना पड़ सकता है। दूसरा, जैसे इस समय आलू आदि बोए जाने के जो भी कृषक हैं, आलू बोते हैं, तो उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वायु का प्रकोप अधिक होने के कारण आलू का जो बीजा होता है उसे खराब होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए एक तो ये जल्दी कर लेना चाहिए और दूसरा, अगर विलंबित हो तो फिर पानी देकर ही करना चाहिए, नहीं तो अन्य वर्षों की तरह इस बार खेतों में उतनी स्थिरता पूर्वक नमी टिकी नहीं रहेगी। ये जल्दी नमी खत्म होगी, एक बात। दूसरा, जो धान वगैरह फसलें होंगी तो जो पक चुकी है उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो फसलें अभी पक रही हैं, जैसे धान है, ज्वार है और कुछ जो अरहर होता है, इस समय अगहनी और कार्तिकी अरहर बोया जाता है, या बाजरा है, जुंडी है, इस तरह के जो भी फसल होती है जिनमें अभी दाने दूधिया हो रहे हैं, पके नहीं, मजबूत होने बाकी है, उनमें एक ये नुकसान होगा कि इस समय वो जल्दी पक जाएंगे अपेक्षाकृत। जितना समय उन्हें लेना चाहिए उतना समय वो नहीं लेंगे। इससे जो फसल है उसका वजन घटेगा, दानों का वजन घटेगा। ये किसानों के लिए थोड़ा माइनस होगा। अगर ऐसा लगता है और किसी की फसल ज्यादा हरी है, अभी ज्यादा दूधिया है, तो उसे एक बार पानी दे देना चाहिए खेतों को। ये इसका नुकसान होगा। अगर पानी दे देते हैं तो जो फसल के दाने छोटे रह जाएंगे या जल्दी सूख जाएंगे वो टिके रहेंगे और अपने हिसाब से पक सकते हैं। सरसों, मटर, चना, राई,
इस तरह की फसलों में इससे कोई खास नुकसान नहीं होने जा रहा, लेकिन आलू है, टमाटर है और अरहर है, इस तरह की चीजों में इससे नुकसान होगा। धान में इससे नुकसान होगा और जो रबी की फसलें हैं, गेहूं आदि, उनमें इससे नुकसान होगा, लेकिन उसे एक बार अधिक पानी देकर के कवर किया जा सकता है। जबकि जो फसलें इस समय पक रही हैं, उनका नुकसान अधिक होने की संभावना है। आवश्यकता पड़े जी। तो उसमें एक बार पानी अधिक देना चाहिए। इस समय वर्षा की संभावना चूंकि काफी कम है, अन्यथा एक बार अगर पानी थोड़ा बरस जाता है तो वो नुकसान कवर हो सकता है। लेकिन इस समय अभी अगले 15 दिन वर्षा की संभावना कोई खास दिखाई नहीं पड़ रही है। बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी जी, जैसे कि आपने बताया कि किसानों को किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, खास तौर पर अब रबी फसल की तरफ किसान रुख कर रहे हैं और शुरुआत भी हो चुकी है फसलों की बुआई की। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि आपने तमाम जो नियम बताए कि किन-किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये भी, क्योंकि चूँकि आप लगभग 30 साल से प्रकृति मानव पर रिसर्च भी कर रहे हैं और जैसे कि आपने भी बताया था कि वैदिक विज्ञान के आधार पर आप सारी चीजें करते हैं, इन रिसर्च को करते हैं। तो मेरा ये सवाल कि जैसे कि आपने खेती को लेके तो चीजें बताई, इसका पशुपालन पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है? जी, इसका उन पशुओं पर ज्यादा अधिक असर पड़ेगा जो शीघ्र गतिगामी है, जिनकी गति तेज होती है, जैसे घोड़ा है, बैल है। इस तरह के पशुओं पर थोड़ा अधिक प्रभाव पड़ेगा। इनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो सकता है और इनको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे संबंधित जो किसान हैं या पशुपालक हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस समय ऐसे पशुओं की देखरेख अधिक की जानी चाहिए। उन्हें पेट संबंधी रोग अधिक हो सकता है, ज्वर संबंधी रोग अधिक हो सकता है। उन पशुओं में जो जीभ आदि में गांठें छोटी-छोटी पड़ जाती हैं, पैरों में पड़ जाती हैं, उस प्रकार के विकारों की समस्या अधिक बढ़ सकती है उन पशुओं में। और जो मंदगतिगामी हैं, जैसे भैंस है, भैंसे हैं, इस तरह के पशुओं में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पक्षियों में समस्या बढ़ सकती है, तो इसलिए अगर कोई पक्षी पालक हैं, उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही अवसरों पर यदि पक्षियों को अधिक नुकसान पहुंच जाए तो उसमें हम लोग रोग के विषय की आशंका मानते हैं कि कोई रोग फैलने वाला है। ये हमारा वैदिक विज्ञान की दृष्टि से है। तो विशेषकर बैल है, गाय है, जो घोड़े हैं, इस तरह के पशुओं को जो लोग पालते हैं, उन्हें इस समय बहुत बारीकी से निरीक्षण करते रहना चाहिए, पशुओं में कोई गांठ जैसा रोग ना होने पाए। उनके घुटनों में कोई रोग या पैरों में कोई गांठ पड़ने का रोग या जीभ में कोई गांठ पड़ने का रोग ऐसा ना हो, या पेट खराब होने का रोग ऐसा ना हो। ये 45 दिनों तक लगभग ऐसा दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि पशुपालकों के लिए भी आपने बताया कि किन-किन उपाय उन्हें करने चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जब आपने बताया कि ख़ास तौर पर अगर खेती की बात की जाए तो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है फसलों को पानी देना, क्योंकि अब बारिश की जो गतिविधि है वो अभी देखने को नहीं मिल रही है कुछ दिन तक। इस बार बारिश भी काफ़ी कम हुई थी, कई नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ा था। लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि आने वाली जो फसल है, क्या उन्हें लगाया जाना चाहिए अभी? क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो आखिरी प्रभाव है इस साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी अगर वो शुरुआत कर रहे हैं बुआई की, तो क्या उन्हें शुरू कर देनी चाहिए या फिर अभी कुछ दिन रुक के ही उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? नहीं, फसलें अगर अभी शुरू कर देते हैं बुआई, तो उससे उन्हें लाभ जी। होगा, क्योंकि अभी जमीन में पर्याप्त नमी होगी। लेकिन ये नमी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे नमी कमजोर पड़ती जाएगी। और ऐसा खैर हमेशा होता है, लेकिन इस बार चूंकि ये ग्रहण पड़ रहा है, इसके प्रभाव से जो नमी 25 दिन रुक सकती थी, वो अब 15 दिन रुकेगी। और कोई भी बीज बोया जाता है, जैसा कि कृषि से संबंधित अनुभवों को देखते हुए, तो कोई भी बीज बोने के बाद लगभग 2 सप्ताह तक उसमें पानी नहीं देना होता, नहीं पपड़ी पड़ जाती, फिर वो उसका अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए अगर जल्दी बोई जाएगी तो वो अंकुरित होकर पौधे ऊपर आ जाएंगे,
तब पानी दिया जा सकेगा। लेकिन यदि यही फसल विलंबित की जाती है तो फिर अंकुरण में दिक्कत हो सकती है और जल्दी पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। जल्दी पानी देना उस बीज को अंकुरित होने के लिए उत्तम नहीं होगा, इसलिए जल्दी बोना ही ठीक होगा इस समय फसल को। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर वाजपेयी जी आपने तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई, तो जैसे कि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, तो जो आम जनता है वो तो ख़ास तौर पर इस बात का विशेष ध्यान रखती है, लेकिन जैसे कि कई उपाय भी हम देखते हैं कि कई लोग भोजन में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग रखते हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि ऐसे कुछ उपाय किसानों के लिए भी हो सकते हैं? इसकी दो प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए, कृषि के लिए तो खैर ऐसा कोई उपाय नहीं, एक बार पानी ही अधिक लगाना पड़ेगा। लेकिन जो पशु हैं उनके लिए उपाय है, जो अर्जुन के पेड़ होते हैं उनमें जो फल लगते हैं, तो उन फलों का चूर्ण अगर पशुशाला में डाला जाता है, अर्जुन के फलों का थोड़ा छिड़काव कर दिया जाता है या पानी में उन्हें रख करके, और उसका पानी जब भीग जाए वो अर्जुन के फल, तो उस पानी का छिड़काव कर देने से पशुओं में रोगी होने की संभावना कम बन जाती है, ऐसा अपना चिकित्सा शास्त्र कहता है। तो इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। और रही बात कृषि की, तो कृषि में आज तो बहुत सारी औषधियां आ गई हैं, कीटनाशक। इस समय ये बता देना उचित होगा कि अगले 45 दिनों में जिन भी फसलों में फूल आने की संभावना होगी, सरसों आदि, उनमें कीड़े लगने की संभावना अधिक रहेगी इस समय। तो ऐसे समय पहले जमाने में तो राख वगैरह डालते थे, आज जो इस प्रकार की औषधियां होती, दवाएं होती हैं, वो डाल सकते हैं ताकि कीड़े ना लगने पाए फसल में। और जैसे सरसों के फूल हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, राई वगैरह इस समय कुछ फूलती है, तो क्रांति राई फूलती है, तो उसमें अगर कीड़े लग जाए तो इसका विशेष ध्यान रखना होता है इस समय कि ये छोटे-छोटे रोग ना होने पावे। बाकी इस समय किसी जो फसलें बोई जा रही उनको ऐसा कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। अगर उनकी नमी को सुरक्षित रख लिया जाता है, पहले बो दिया जाता है, तो ऐसा कोई बड़ा नुकसान उसमें संभावित नहीं है। रही बात मटर है, चना है, सरसों है, राई है, इनमें इस समय कोई विशेष नुकसान की संभावना नहीं है। बिल्कुल, आपने बताया कि नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पानी नियमित देना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी कि आपने कहा कि अभी फ़िलहाल कोई मुख्य जो फसलें हैं, उन पर कोई खतरा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कौन-सी ऐसी फसल है, जहाँ पर किसान को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस फसल पर ज़्यादा वो प्रभाव पड़ सकता है? तो कौन-सी वो फसल हो सकती है? जो साग-सब्जी की चीज़ें हैं, उन पर पड़ सकता है। टमाटर वगैरह है, इस पर पड़ सकता है। आलू बोई जा रही, उन पर पड़ सकता है, क्योंकि आलू में एक बड़ी संभावना ये है कि आलू का बीज, पूरी आलू या उसके पीसेस करके गाड़े जाते हैं। तो जैसे ही ये नमी कम होगी, तो वो मिट्टी के अंदर सड़ जाने की संभावना अधिक होती है ऐसे समय में, क्योंकि इस समय वायु विकृति होगी, ग्रहण के कारण ऐसा संभावित है। तो इसलिए उन आलू आदि के खेतों में थोड़ा सा जल्दी की जानी चाहिए, और जो बीजा थोड़ा भी इफेक्टेड हो, थोड़ा सा भी खराब होने लगा हो, उसे बिल्कुल गाड़ने का रिस्क ना ले। जो फ्रेश हो, साफ हो, स्वच्छ हो, उसी बीजे को गाड़ना चाहिए, क्योंकि जो मजबूत बीजा आलू का भी होगा वही सरसब्ज हो पाएगा, जो थोड़ा भी कमजोर होगा उसके खराब होने की संभावना अधिक है इस समय। और जो भी फसलें अभी हरी होंगी, जैसे गोभी है, टमाटर है या बंद गोभी है, इस प्रकार की जो फसलें होंगी उन्हें नुकसान पहुंचने की संभावना इस समय हो सकती है। तो उन्हें जल्दी लगाकर और उन्हें कम समय में पानी देने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो फसलें बोई जा रही उन्हें कम समय में पानी दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी बोने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यही एक व्यवस्था हो सकती है। अगर खेतों में थोड़ा भी विलंबित होता है, लेट होता है, तो जिन खेतों में ढेले रह जाते हैं, रोड़ी रह जाती, उन खेतों में गेहूं आदि बाद में बोए जाएंगे तो वृक्ष वो उसके पौधे सरसब्ज नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे खेतों को जो मई वगैरह दी जाती, पाटा लगाया जाता है, वो थोड़ा जल्दी की जानी चाहिए ताकि खेत में रोड़ी ना बनने पाए। अगर रोड़ी बनी तो फसल बाद में सरसब्ज होना या उसे
उसका अच्छा बना रहना संभव नहीं होता है। उसमें जो 100% पौधे उग जाते हैं, उनमें मुश्किल से 60 से 70% पौधे ही चल पाते हैं रोड़ी के कारण, बाकी हवा के प्रवाह में रगड़ खाकर खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए एक तो जो लोग गेहूं आदि बोना चाहते हो, मटर बोना चाहते हो, सरसों बोना चाहते हो, ऐसा कुछ, और उन्हें लगता हो हम 15 नवंबर 20 नवंबर के बाद में बोएंगे, आजकल तो गेहूं जनवरी फरवरी तक बो रहे हैं लोग। तो ऐसे लोगों को अपने खेत में नमी सुरक्षित रखने के लिए उस रोड़ी को खत्म करने का जल्दी जल्दी प्रयत्न कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर वाजपेयी जी आपने हमारे किसानों को लेकर जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी दर्शकों ने जाना कि इस बार चंद्र ग्रहण पर आपको किन-किन उपाय का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर वाजपेयी जी ने भी बताया कि नमी बरकरार रखनी जानी चाहिए और पानी की जो मात्रा है वो प्रॉपर देनी चाहिए सुविधापूर्वक, और खास ही जैसे कि उन्होंने पशुपालन से रिलेटेड जो चीजें बताई कि पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन का जो फल होता है उसका चूर्ण दिया जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी, हमसे जुड़ने के लिए, किसानों को तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। किसान तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।